बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसके अंदर हम मॉड्यूल नंबर 111 से लेकर मॉड्यूल नंबर 115 तक जो है ये 5 मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 111 के अंदर आपने पढ़ना है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास वो नोटेशंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि करना क्या है और करना कैसे है। अब दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है मशीन इंडिपेंडेंट होती है जनरेशन नंबर 3 के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विद द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, कहता है हमारी जो थर्ड जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज डेवलप की गई हैं, द गोल ऑफ मशीन इंडिपेंडेंस वाज लार्जली अचीव्ड। कहता है उनके अंदर हमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा अचीव की है वो ये है कि हम मशीन इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आजकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे मशीन इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो किसी स्पेसिफिक मशीन पर नहीं रन होते। मतलब ये नहीं है कि जो आपने कोड लिखा है आजकल वो कोड सिर्फ जो है वो विंडो पे रन होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो कोड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब उससे आप विंडो पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे आप चाहो तो लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, उससे आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उससे आप हत्ता कि अपने जो एप्पल वालों का मैकबुक है उसके ऊपर भी जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दोस्तों ये मतलब है मशीन इंडिपेंडेंट का। कि पहले दौर में क्या होता था कि जो आज से जो आप 50 साल पीछे चले जाएं, जब नया कंप्यूटर जब लॉन्च हुआ था, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो हम कोड लिखते थे या जो प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम राइट करते थे वो प्रोग्राम जो है वो मशीन डिपेंडेंट होता था। मतलब अगर वो विंडो के लिए लिखा गया तो उसने सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एग्जीक्यूट होना है, या अगर वो लिनक्स के लिए लिखा गया तो उसने सिर्फ लिनक्स में ही एग्जीक्यूट होना है। लेकिन आजकल जो जनरेशन नंबर 3 से लेकर अभी जनरेशन 4 आ चुकी है, अभी तो जनरेशन 5 भी चल रही है, तो अभी जो जनरेशन के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं राइट करते हैं वो प्रोग्राम अब क्या है जी, बिल्कुल मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब वो किसी स्पेसिफिक मशीन पर डिपेंड नहीं करते, वो आप जिस मर्जी मशीन पर चाहें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इस चीज़ का मतलब है। आगे, सिंस द स्टेटमेंट्स इन अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज डिड नॉट रेफर टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर मशीन। मतलब जनाब जो हम आजकल थर्ड जनरेशन के अंदर या फोर्थ के अंदर या फिफ्थ के अंदर जो लैंग्वेज थर्ड जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक जो लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, उन लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम अब किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर मशीन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो हर दुनिया की हर मशीन के ऊपर जो है उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मशीन मीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी, तो बस यही इसका मेन कंसेप्ट था मशीन इंडिपेंडेंस का। ठीक है जी, लेक्चर मॉड्यूल नंबर 11 में यही सिर्फ मेन पॉइंट था। उसके बाद आ जाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव पैराडिम्स। यहाँ पे वो सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासीफाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन अ लीनियर स्केल। कहता है हमने अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको क्लासीफाई कर दिया है किसकी बेस पर? लीनियर स्केल की बेस पर। आगे तो अब उसमें लीनियर स्केल की बेस पर दोस्तों जब हमने उसे क्लासीफाई किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली कौन सी है? इम्पेरेटिव पैराडाइम्स। अब ये इम्पेरेटिव पैराडाइम्स क्या होते हैं इसको आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने पढ़ना है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव पैराडाइम्स एंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो आपने दोस्तों वहाँ पे आंसर लिखना है वेयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड इम्पेरेटिव पैराडाइम्स, क्योंकि दोस्तों प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को असल में इम्पेरेटिव पैराडाइम्स ही कहते हैं। ठीक है जी, अब चलेंगे यहाँ पे। इन रियलिटी द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ नो। अब यहाँ पे इसने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की ये डेफिनेशन की हुई है, थोड़ी लेंथी है, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ। कहता है इन रियलिटी, कहता है हकीकत के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ नॉट प्रोग्रेस इन दिस मैनर। कहता है हकीकत में जो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो डेवलपमेंट है वो असल में इतने ईजी नहीं थी है जो है इस तरह से जिस तरह आप समझते हो ऐसे नहीं की गई, बल्कि बट हैज़ डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट पाथ्स एज अल्टरनेटिव अप्रोचेज टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस हैज़ सरफेस्ड एंड बीन परसीड। तो कहता है जनाब जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको डेवलप करना इतना ईजी नहीं था,
ठीक है, जबकि हमने उनको क्या किया, डेवलप करने के लिए डिफरेंट जो पाथ से अल्टरनेटिव जो डिफरेंट अप्रोचेस थी उनको यूज़ करते हुए हमने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो है डेवलप किया है, जिसको हम प्रोग्रामिंग पैराडिम्स कहते हैं। ये मतलब है इस बात का। अब प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को चूँकि इम्पेरेटिव पैराडिम्स कहते हैं, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर चुका हूँ। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इम्पेरेटिव पैराडिम्स क्या होती है। मतलब ये जो अगर आपको प्रोग्रामिंग पैराडिम्स के इतने अच्छे से समझ नहीं आई तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इम्पेरेटिव पैराडिम्स क्या होती है या किसको कहते हैं इम्पेरेटिव पैराडिम्स। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इम्प्लिसिट लीव टेक्निक यूज़ करते हैं। इम्प्लिसिट लीव टेक्निक दोस्तों, इम्प्लिसिट लीव टेक्निक वो होती है जिसके अंदर हम अपने ईच स्टेप को जो है बड़ी डिटेल से बयान करते हैं। क्या मतलब, लेट्स से अगर आपने दो नंबर्स को सम करना है कंप्यूटर के अंदर तो आप क्या करोगे, आप एक प्रोग्राम लिखोगे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो वो जो आप प्रोग्राम लिखोगे ना, उस प्रोग्राम के ईच स्टेप को बहुत ही डिटेल के साथ आप जब बयान करोगे तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव पैराडिम्स। अब समझ रही बात की, तो इम्पेरेटिव पैराडिम्स को हम प्रोग्रामिंग पैराडिम्स भी कहते हैं। चलें जी, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, कहता था इम्पेरेटिव पैराडिम्स आल्सो नोन एज द प्रोसीजरल पैराडिम्स। कहता है जनाब हमारे पास जो इम्पेरेटिव पैराडिम्स होती है ना उसको हम प्रोसीजरल पैराडिम भी कहते हैं। दोस्तों इसको प्रोसीजरल पैराडिम क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको प्रोसीजरल पैराडिम इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्पेरेटिव पैराडिम्स के अंदर एक तो आप बड़ी डिटेल के साथ ईच स्टेप को बयान करते हो, दूसरा ये कि दोस्तों इम्पेरेटिव पैराडिम्स के अंदर हमें ये भी बताना पड़ता है व्हाट टू डू और ये भी बताना पड़ता है हाउ टू डू। मतलब करना क्या है और करना कैसे है, दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हमें ये दोनों बातें बतानी पड़ें कि व्हाट टू डू क्या करना है एंड हाउ टू डू कैसे करना है, तो फिर हम दोस्तों ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं प्रोसीजरल पैराडिम। तो यही वजह है, चूँकि इम्पेरेटिव पैराडिम्स के अंदर हम ये दोनों बातें बताते हैं इसलिए इम्पेरेटिव पैराडिम्स को हम प्रोसीजरल पैराडिम भी कहते हैं। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, कहता है हमारे पास ये बेसिकली इस डायग्राम के अंदर बेसिकली आपको जनरेशन बताई गई हैं कि हमारे पास दुनिया में सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की, फिर सेकंड आई, फिर थर्ड आई, फिर फोर्थ जनरेशन आई और अभी फिफ्थ जनरेशन पे काम हो रहा है। मतलब ये जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं या ये जो रिबोट्स आप यूज़ करते हो, ये सारी रिबोट्स बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। लेकिन वो अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, दुनिया में यूज़ हो रही है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, दुनिया में यूज़ हो रही है। लेकिन ये नहीं है कि हर बंदे के पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, नहीं। हम जो लैपटॉप या फिर पीसीज यूज़ कर रहे हैं ये किसकी एग्जांपल है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जैसे लाइक गूगल हो गया, जैसे लाइक फेसबुक वाले हो गए, अमेजोन वाले हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए। तो सर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलर लेवल की या बहुत बड़े हाई लेवल की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ वहाँ पे दोस्तों फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चले, हमारा वो कंसेप्ट नहीं है। हमने यहाँ पे दोस्तों ये सीखना है कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इसने ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर की जनरेशंस है। अब यहाँ पे वो एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा है, कहता है जनाब जब दुनिया में नया नया कंप्यूटर आया था ना तो उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से थी, problems solved in an environment in which the human must conform to the machine characteristics। मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी खासियत ये थी कि उसके अंदर ह्यूमन ये अंडरस्टैंड करते थे कि मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब तब चूँकि कंप्यूटर के पास इतनी नॉलेज नहीं था, कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था, सो दोस्तों ह्यूमन ज़्यादा एडवांस थे, तब ह्यूमन ज़्यादा एडवांस थे, कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं था। ये मतलब उसका कहने का कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन ज़्यादा एडवांस थे, ह्यूमन ये देखते थे कि मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लेकिन आजकल कहता है जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो कुछ इस तरह से हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन एन इन्वायरमेंट इन विच द मशीन कन्फर्म्स टू द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आजकल के जनाब उल्टो हो गया। मतलब आजकल जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारे ह्यूमन से ज़्यादा जो है वो एडवांस हो गया। मतलब आजकल कंप्यूटर ह्यूमन को बता रहा होता है, मतलब वो देख रहा था कि ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहले दौर में ह्यूमन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे, लेकिन आजकल जो है वो उल्टो हो गया। मतलब मशीन इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो खुद ह्यूमन को बता रही होती है कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनी है। जैसे आजकल मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइक चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो आपको क्विकली उसका जो है वो आंसर जनरेट करके देता है। चाहे आप दुनिया किसी भी जो है डिपार्टमेंट का उससे क्वेश्चन पूछो। तो ये क्या है बेसिकली कि आजकल जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इतना ज़्यादा ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं है जितना ज़्यादा आजकल कंप्यूटर्स के पास नॉलेज है। मतलब कंप्यूटर को इतना ज़्यादा लर्न करवाया गया है कि आप कुछ भी उससे आप पूछो तो वो आपको ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली और ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आंसर जनरेट करके देता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और आजकल के फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर।
आगे यहाँ पे दोस्तों आपको 4 तरह की जो है डिफरेंट जो है वो टाइप्स बताई गई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। कि सबसे पहले दोस्तों दुनिया में जो है वो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों हमारे पास जो मशीन लैंग्वेजेस के अंदर इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कौन कौन सी हैं, फोर्ट्रान है, कोबल है, एल्गोल है, बेसिक है, APL है, सी लैंग्वेज है, पास्कल है, एडा है, पाइथन है। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर दोस्तों हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, स्मॉल टाल्क है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, C# है। अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास LISP लिस्प है, ML है और स्कीमा है। उसके बाद अगर हम डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसके पास हमारे पास GPSS है, प्रोलॉग है और SQL है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक के लिहाज से डिफरेंट बेसिस के लिहाज से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या है जी टाइप्स हैं। तो इस आपने डायग्राम्स को अच्छे से जो है देख लेना है। ये आपको MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs में आपको पूछा जाता था कि बताओ जनाब C# किसका पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, इम्पेरेटिव का, फंक्शनल का किसका। तो इसलिए आपने इस डायग्राम को अच्छे से कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो इनमें ईयर्स लिखे हुए हैं कौन सी लैंग्वेज किस ईयर में आई, ये आपने ईयर्स भी याद कर लेना। ये बेसिकली ये जो बार ना ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है बेसिकली ईयर को शो कर रही है कि 1950 के अंदर जो है वो फोर्ट्रन, 1950 से लेकर 1960 के दरमियान जो है फोर्ट्रन लैंग्वेज आई, कोबोल लैंग्वेज आई और एल्गोल लैंग्वेज आई किसके अंदर, इम्पेरेटिव के अंदर। जबकि डिक्लेरेटिव के अंदर कोई लैंग्वेज नहीं आई, ठीक है। उस दौरान फंक्शनल के अंदर आई कौन सी, LISP वाली। तो इस तरह आपने इनकी जो ईयर्स हैं इनको भी अच्छे से देख लेना है। बाकी आप जो है इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मॉड्यूल नंबर 113 मतलब 113। यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो दूसरी टाइप है जिसका नाम है डिक्लेरेटिव पैराडिम्स, उसकी बात हो रही है। तो प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहली टाइप जिसको हमने क्या कहा था, इम्पेरेटिव पैराडिम्स, उसकी बात की है। अब हम दूसरी जो उसकी टाइप है उसकी बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिक्लेरेटिव पैराडिम्स। अब दोस्तों ये डिक्लेरेटिव पैराडिम्स क्या होती है, कहता है विच आस्क अ प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड रेदर देन एन एल्गोरिदम टू बी फॉलोड। एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं सेट ऑफ स्टेप्स। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम जो सेट ऑफ स्टेप्स जो है फॉलो करते हैं उनको हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है जनाब डिक्लेरेटिव पैराडिम्स वो होती है जिसके अंदर हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं, प्रोग्रामर किसे कहते हैं, प्रोग्रामर वो इंसान जो हमारे कोड को राइट करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्राम्स राइट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं कहता है वो क्या करते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मतलब हमसे पूछते हैं डिस्क्रिप्शन हमसे पूछते हैं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, बजाय इसके लिए वो किसी एल्गोरिथम को फॉलो करें। मतलब वो कह रहा है कि अब सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि डिस्क्लेरेटिव पैराडिम्स का मतलब क्या है। कहता है जब हमारे प्रोग्रामर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एल्गोरिदम को फॉलो करने की बजाय हमसे डिटेल मांगें, हमसे पूछें कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स हमें बताओ, तो कहता है इसको हम डिक्लेरेटिव पैराडिम्स कहते हैं। आगे वो कह रहा है मोर प्रिसाइजली, कहता है अगर मैं इसको और अच्छे से बयान करूं, अ डिस्क्लेरेटिव प्रोग्रामिंग सिस्टम अप्लाइज अ प्री एस्टेब्लिश्ड जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू इट। मतलब कहता है जनाब अगर मैं और अच्छे से इस चीज़ को बयान करूं तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होता है जिसके अंदर हमने पहले से प्री एस्टेब्लिश्ड मतलब पहले से जो है हमने अपनी किसी भी जनरल पर्पस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या की होती हैं, पहले से डिस्क्रिप्शन लिख के रखी होती है और हम उसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं या उसको बयान करते हैं। समझ आ गई बात की। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्लेरेटिव पैराडिम्स। ठीक है जी। चलें इसमें बस यही आपने करनी थी डेफिनेशन इसकी और उसको कंसेप्ट करना था लेक्चर नंबर 113 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लेक्चर नंबर 114 मतलब 114 जिसके अंदर बात हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थर्ड टाइप जिसका नाम है फंक्शनल पैराडिम्स। अब ये फंक्शनल पैराडिम्स क्या होती है, कहता है अंडर दिस paradigms a program is viewed as an entity that accepts input and produce output। मतलब फंक्शनल पैराडिम कहता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप है जिसके अंदर हम जो है वो यूज़र से इनपुट टेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज़र से पहले इनपुट लेते हैं और फिर देन उस इनपुट की बेस पर हम क्या करते हैं, उसको आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। ये दोस्तों जो है ना फंक्शनल पैराडिम कहलाती है।
अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लें दोस्तों आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एज ए इनपुट जो है नंबर 1 दोगे, मतलब इनपुट 1 दोगे, लेट से 10। उसके बाद आपने उसे क्या किया, फिर सेकंड नंबर के ऊपर आपने उसे सेकंड स्टेप के ऊपर आपने इनपुट उसे 2 दी, मतलब लेट से 20। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम आपकी उस इनपुट को टेक करेगा, मतलब जो आपने इनपुट उसको दिया है नंबर 1 10 एंड नंबर 2 20। तो सिस्टम ने क्या किया या प्रोग्राम ने क्या किया, आपकी उस इनपुट को टेक किया, देन उस इनपुट की बेस पर आपको उसकी आउटपुट प्रोड्यूस करके दी 30। क्योंकि अगर आपके दो नंबर जो आपने उसको दिए थे 10 और 20, जब उनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डैट इज़ 30। तो मतलब कंप्यूटर ने या प्रोग्राम ने आपसे वो इनपुट टेक की और देन उस इनपुट की बेस पर आपको क्या प्रोड्यूस करके दिया है, आउटपुट प्रोड्यूस करके दी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल दिए, जैसे कहते हैं मान लो अगर आपने बैलेंस फाइंड करना हो किसी भी अकाउंट का, तो कहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट्स इक्वल टू सम ऑफ आल क्रेडिट्स। कहते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टोटल क्रेडिट्स होने चाहिए। तो टोटल क्रेडिट्स कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी हमारे पास डिफरेंट क्रेडिट्स होंगे उन सबको हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल क्रेडिट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कहते हैं हम क्या करेंगे, टेम्परेरी बैलेंस फाइंड करेंगे। अब ये टेम्परेरी बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं, कहता है उसके लिए हम या सबसे पहले अपना जो ओल्ड बैलेंस है उसको प्लस करेंगे अपने टोटल क्रेडिट्स के साथ। तो कहता क्या होगा, जब हम अपने ओल्ड बैलेंस को टोटल क्रेडिट्स के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेरी बैलेंस आ जाएगा। फिर देन हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल डेबिट्स होना चाहिए, ठीक है जी। टोटल डेबिट्स कैसे फाइंड करते हैं, कहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेबिट्स, मतलब हमने जितने डेबिट्स किए हुए हैं डिफरेंट, उनको कहते हैं हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डेबिट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कहता है बैलेंस फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू टेम्परेरी बैलेंस माइनस टोटल डेबिट्स के, हमारे पास जो टेम्परेरी बैलेंस हमने फाइंड किया था उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना टोटल डेबिट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है अपने अकाउंट में पेमेंट जमा करवाना, और डेबिट का मतलब होता है अपने अकाउंट से पेमेंट्स निकलवाना। तो ये उसने जो बेसिकली एक बैंक की एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसने आपको समझाया कि हमने क्या किया, बेसिकली डिफरेंट इनपुट्स लिए हैं, उन इनपुट्स की बेस पर हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट फाइंड करके दे रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब यहाँ पे उसने एक डायग्राम के अंदर भी आपको ये समझाया, देखें सबसे पहले उसने इनपुट ली ओल्ड बैलेंस, क्रेडिट्स और डेबिट्स। जब उसने ये तीन इनपुट्स यूजर से ली हैं, देन उन इनपुट्स की बेस पर उसने क्या किया, सम फाइंड किया उनके, फिर देन उनका डिफरेंस फाइंड किया और उसके बाद आपको न्यू बैलेंस एज ए आउटपुट जो है प्रोड्यूस करके दे दिया। चैलेंज नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 115 मतलब 115 के ऊपर। ये मॉड्यूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एज मतलब आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक फोर्थ टाइप की बात हो रही है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स, जो कि आजकल बहुत कॉमनली दुनिया में यूज़ हो रही है। अब तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स होती है ये क्या होती है, अब इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं एंड अदर प्रोग्रामिंग पैराडिम्स इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। कहता है हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडिम के अंदर एक नेक्स्ट उसकी टाइप आई है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स कहते हैं। कहता है विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ओप। ओप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहता है जनाब जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स होती है ना, ये बेसिकली एसोसिएट होती है किसके साथ, हमारी जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है ना ऑब्जेक्ट्स की बेस पर, ऐसे ही कहता है जनाब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम है ना, ये भी बेसिकली ऐसे ही वर्क करती है ऑब्जेक्ट्स की बेस पर। सो इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स कहते हैं। सो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। दोस्तों ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की बेस पर अपनी जो चीज़ों को हैंडल करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे वगैरह अब व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे आगे मैंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है। कहता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहता है अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। कहता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर अपने यूनिट्स की कलेक्शन जो है व्यू करते हैं, कहता है उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब कलेक्शन की यूनिट्स की कलेक्शन क्या होती है, जैसे मान लो दोस्तों आप कोई भी अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी जब ऑप्शन ओपन करते हो, जैसे लाइक ये है फाइल एक्सप्लोरर, जब आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह की कलेक्शन आपको मिल रही है। देखो डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूज़िक है। तो क्या है, ये डेस्कटॉप क्या है, एक यूनिट है, एक सेट ऑफ यूनिट है, ये एक यूनिट है। डॉक्यूमेंट्स एक अलग यूनिट है, डाउनलोड एक अलग यूनिट है। मतलब देखो आपने डिफरेंट यूनिट्स को जो है, डिफरेंट यूनिट्स की कलेक्शन को जो है एक ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, जिसको आपने नाम दिया फाइल एक्सप्लोरर का। तो ये दोस्तों मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स का, कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम डिफरेंट तरह के यूनिट्स को कंबाइन करके एक जगह पे
महफूज कर लेते हैं, वो जो एक बॉडी के अंदर या एक जगह पे महफूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, दिस इज़ आ ऑब्जेक्ट्स। आगे वो कहता है मेथड्स की डेफिनेशन बता रहा, कहता है ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स वुड इनकम्पास अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। कहता है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम डिफरेंट तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ मेथड्स किसको कहते हैं। कहता है हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम जो फंक्शंस यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, मेथड्स कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं ना, किसी भी क्लास के जो बिहेवियर्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जो बिहेवियर्स होते हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, फंक्शंस कहते हैं, या फिर उन फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। जैसे अगर मैं दोस्तों आपको ह्यूमन की एग्जांपल दूं, तो ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन के ऑब्जेक्ट क्योंकि हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी अपनी कुछ खसूसियत हो, या जिसके अपने कुछ बिहेवियर्स हों, करेक्टरिस्टिक्स हों। हाँ यस करेक्ट, दो चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, एक उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक उसके बिहेवियर होते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स में मतलब उसकी खसूसियत, जैसे मान लो ह्यूमन की खसूसियत क्या है, ह्यूमन का नेम क्या है, ह्यूमन का कलर क्या है, ह्यूमन का जो है हाइट कितनी है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, ये सारी क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ह्यूमन के बिहेवियर्स क्या होंगे कि ह्यूमन खाता कैसे है, मतलब उसके एक्शंस कि वो जो परफॉर्म करता है, लाइक वो सोता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो उड़ता कैसे है, वो चलता कैसे है, ठीक है, वो भागता कैसे है। तो ये क्या है, उसके बिहेवियर्स हैं या उसके एक्शंस हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं, उन बिहेवियर्स को हम प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस कहते हैं, और उन फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। ठीक है, समझेगी बात की। तो अब इसी तरह नेक्स्ट उसने क्या जी, इंस्टेंस की बात कर रहा है। कहता है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास इज सेड टू बी एन इंस्टेंस। कहता है हमारे पास जनाब किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो क्लास होती है, कोई भी पार्टिकुलर जो क्लास हम बनाते हैं, उस क्लास के साथ कहता है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ना, उस क्लास का जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कहता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं जी, उस क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, तो कहता है उस क्लास को एक्सेस करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट डैट इज़ बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास, किसी भी पार्टिकुलर क्लास की बेस पर हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इज सेड टू बी एन इंस्टेंस, के उसको हम क्या कहते हैं जी, इंस्टेंस कहते हैं। समझ आएगी बात की। लें जी, आपकी यहाँ तक लेक्चर 115 तक कंप्लीट हो गया मॉड्यूल। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।